हेलो फ्रेंड्स, आपका बीबी के साइंस के एक और वीडियो में स्वागत है। ये जो है हमारे एनटीएससी प्रिपरेशन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और एज़ यूजुअल हम पहले वीडियो की तरह ही हम इस वीडियो में मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपने जो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखें और वीडियो की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। तो आज के चैप्टर को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले के टॉपिक्स को समराइज़ करना चाहूँगा। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मोशन की जो बेसिक्स है, मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया। एक ऐसी केस स्टडी ली जिससे हमें पता चला कि मोशन को आप अकेले ही डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आपको एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। फिर जैसे कि हमने अलग अलग टाइप की मोशंस के बारे में भी बात करी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर सर्कुलर मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, ऐसे बहुत सारे टाइप के मोशंस होते हैं। फिर हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और फिर हमने मोशन की कुछ पैरामीटर्स जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात की है। अब हम लोग आज जो जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो दो टॉपिक्स हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक सा, एक जैसा। ये नहीं कि जो आप यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाते हैं वो नहीं, एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन। क्या मतलब है इसका? मोशन विथ मोशन इन विच equal amounts of distance is covered in equal amounts of time। बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा आदमी मोशन कर रहा है जैसे कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर की एक डिस्टेंस हमेशा कवर करेगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में भी 3 किलोमीटर, फिर उसके भी अगले घंटे में 3 किलोमीटर, ऐसे वो करता रहे। तो उसकी स्पीड, तो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी कि 1 घंटे के टाइम में 3 किलोमीटर्स की फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो एक सी टाइम इंटरवल में वो एक सी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए एक सा मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बोला कि अगर मैं इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में, तो मेरा मतलब क्या होगा इससे कि मेरा जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो अगर मैं 1 घंटे में हमेशा 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी 1 घंटे में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। क्या हुआ? 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म मोशन में मेरी स्पीड भी क्या रही? सेम, कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, दैट इज इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। अब यूनिफॉर्म मोशन में जनरली हम कहेंगे कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी मैटर करती है। स्पीड तो हम सिर्फ तभी लेते हैं जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे हैं, तब जो है हमारी जो वेलोसिटी है वो स्पीड के बराबर ही हम मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की, तो हम ले सकते हैं कि कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट ऑब्स्टिकल्स। मान लीजिए अगर आप एक कार में बैठे हैं और वो कार एक ऐसे हाईवे पर खड़ी है या एक हाईवे पर चल रही है जिसमें जो जो बिल्कुल खाली है, वहां कुछ नहीं है, आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप गाड़ी चला सकते हैं विदाउट अप्लाइंग दी ब्रेक्स। इसका मतलब कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर सकते हैं। वैसे तो यूनिफॉर्म मोशन एक आइडियल चीज हो गई, इसलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा कहीं देखते नहीं हैं। तो एक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट ऑब्स्टिकल्स, ये तो आपको वैसे भी कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन दिखना बहुत मुश्किल है। फिर अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बेसिकली क्या है? या तो अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर हम बात करें कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। ये दोनों एक ही बात है, इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा पहले का इंसान था वो अब चल रहा है पहले 1 घंटे में लेट्स से वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर दूसरे घंटे में वो 4 किलोमीटर चलता है, और फिर तीसरे घंटे में वो 2 किलोमीटर चला। तो हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्या वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है? नहीं कर रहा,
क्योंकि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, दूसरे में 2 कर रहा है, तीसरे में 4 कर रहा है। तो ये मोशन अब एक सी नहीं रही, क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम बात करें तो अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में बोले तो मोशन विथ नॉन कांस्टेंट या फिर चेंजिंग वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आप हर जगह एग्जांपल्स देख ही सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब ये ज़्यादा हर जगह दिखता ही है कि जैसे अगर हम बात करें कार मूव कर रहा है हैवी ट्रैफिक में, तो गाड़ियां धीरे धीरे मूव करती है, फिर कभी रुक जाती है, फिर कभी चलने लगती है, फिर रुक जाती है। ट्रैफिक में ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती रहती है, जिसकी वजह से कार की जो स्पीड है वो भी कभी फिक्स नहीं रहती। कभी वो रुक जाती है तो स्पीड 0 हो गई उसकी, कभी वो चल रही है तो स्पीड हाई है, फिर अचानक से बीच में थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक आ गया तो क्या हुआ? वेलोसिटी कम हो गई। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक मूविंग एंट। तो एक एंट जैसे होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, क्योंकि उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको कोई सड़क के साथ जाना होगा या ऐसा कुछ। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अगर उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, क्योंकि स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये बात हमने पहले डिस्कस नहीं की है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड बोल सकते हैं। तो अगर उसकी स्पीड भले ही सेम रहे, लेकिन उस मूविंग एंड की जो डायरेक्शन है वो उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। इसलिए क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं है। यहाँ वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए अब हम मोशन को स्टडी करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या जो लोग भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो मोशन को स्टडी करने के लिए लोग क्या करते हैं? एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने का उनका एक सिस्टम होता है जिससे कि हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो मोशन को स्टडी करने के लिए जो ग्राफ्स हैं उनके जैसे हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ग्राफ्स रखे हुए हैं, तो इन ग्राफ्स के थ्रू हम लोग मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस लेफ्ट ग्राफ। सो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे एक्स एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया है? टाइम। और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। हम इसकी जगह डिस्टेंस भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात करें, ये ग्राफ सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात के बारे में है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या है? हम ये कैसे देखें कि भला ये मोशन किस प्रकार का है? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ले लिया हमने, या हमने कुछ ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन पॉइंट्स को ऐसे नीचे टाइम एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दूंगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लाइन वैसे सीधी बन नहीं रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाथ को कितना ही सीधा रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो पॉइंट्स को पहले पकड़ा था इस ग्राफ के ऊपर, ये जो है इस टाइम एक्सिस के साथ हमने मीट करा दिया। तो हम देख सकते हैं कि ये रफली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। हम इसको इक्वल अभी मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग एक्यूरेसी तो इसमें हमारी है नहीं। तो अब हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ के साथ प्लॉट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के अलोंग हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलर लाइन से। ध्यान रखिए, तो टाइम के साथ हमने टाइम की परपेंडिकुलर रखा और डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रखा। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि इसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये ऑब्जेक्ट जो है ये इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी होता है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और ये जो सारे स्ट्रेट लाइंस है इन सब में भी हम यही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एक ग्राफ स्टडी कर रहे हैं मोशन की, तो अगर वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की अगर हम बात करें, तो अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, या वो जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो अगर हम इसको यहां से मेजर करें तो भी ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर हम लोग एक ऐसी ग्राफ ड्रॉ कर लें, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ये सीधी लाइन मान ले सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एट टाइम इक्वल टू 0 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से ही थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा चुका है। हम वहां से फिर मेजर कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि अभी भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अब मैं बोलूं
कि अगर मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी, टाइम एक्सिस से हमने निकलती हुई एक लाइन बना दी, अज्यूम करते हैं सीधा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि इस पूरे टाइम इंटरवल में और इस पूरे टाइम इंटरवल में हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो यहाँ तक हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0, क्योंकि यहाँ तक मूव ही नहीं करी। फिर इस टाइम पर हमारे ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? वेल, है भी और नहीं भी है। कैसे? अगर हम लोग यहां से इस पूरे ग्राफ को अगर हम लोग टाइम इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें और यहां तक देखें, तो ऑब्वियसली हमारी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही है ओरिजिन से, लेकिन अगर हम इसको यहां की जगह यहां से प्लॉट करें, यहां से ये इक्वल टाइम्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से आगे इसकी मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या यहां से इसकी मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं है। तो ये हो गई बात यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डिपिक्शन होती है ग्राफ पे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लेफ्ट में आप देख सकते हैं, ये फिर से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये अब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप की डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें दो हमने लगाई है, जिसमें अलग अलग तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो इस लाइन का स्लोप है, दैट हैपेंस टू बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैं अगर इसको कहूं, मैं इस लाइन में अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो हाइट है ये लेट्स से 10 मीटर्स है, और ये जो डिस्टेंस है टाइम एक्सिस पे, इसको हम लोग 2 सेकेंड बोल देते हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी हुई वो हम कैसे निकालेंगे? इस लाइन के स्लोप से। स्लोप कैसे निकालते हैं ये हम आपको अभी शायद पढ़ाया नहीं होगा मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं पता है तो हम लोग उस बात को स्किप करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक हाइट बना दी है, इस हाइट की वैल्यू मैंने बताई 10 मीटर, और ये टाइम जो है ये 2 सेकेंड है। मतलब कि इस ग्राफ के लॉन्ग की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर किया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो हम लोग सीधे सीधा वो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स वेलोसिटी। तो वो क्या आई? 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी इस लाइन की स्लोप। आइए तो अब हम बात करते हैं इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में। यहां आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ जी, तो इस ग्राफ में हम लोग स्लोप तो वैसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है हायर क्लासेस की टॉपिक हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एवरेज मोशन की, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, जो कि क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और फिर हम लोग उसको इजीली यहाँ से इसी तरह से हम देख सकते हैं। चलिए, फिर और भी तरह के ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से थोड़ा सा अलग होता है कि यहाँ पर हम लोग टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या प्लॉट करते हैं? वेलोसिटी। अब इस लेफ्ट वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह के मोशन का ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर राइट वाले ग्राफ में आ जाए तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे दो ग्राफ है, जिसमें ये रेड वाली लाइन बता रही है कि वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, और ये दूसरी वाली जिसमें वेलोसिटी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। ये हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये हमारी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारा अगला टॉपिक है, इसकी हम बात करेंगे आगे जाके। तो उसकी एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को कांस्टेंट बताया, वैसे यहां पर हमारा जो स्ट्रेट लाइन है इसमें भी, अरे क्या हो रहा है कुछ अजीब सी हरकतें हो रही है इसमें, तो आप वो इग्नोर कर लीजिए। हाँ जी, तो ये हमारी वेलोसिटी की जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो स्ट्रेट है। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन पर ही मूव करेंगे। तो अभी हमने ग्राफ्स के बारे में बात की और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करी।
आइए अब हम लोग एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है ये आप बाद में फिगर आउट कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि अगर आप कोई कार में बैठे जैसे, तो हम जब कार की एक्सेलेटर दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर हमने जैसे ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी की स्पीड का क्या होता है, गाड़ी रुकने लगती है, गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो इसी स्पीड के बढ़ने या कम होने के जो रेट को हम बोलते हैं, जो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारी जो स्पीड है एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट्स से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, लेट्स से हमारा जो स्पीड है वो हो गया 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखनी है, तो वो क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम लोग उसको फाइनल माइनस इनिशियल करके लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने इनको एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है, तो मैं एक्सेलरेशन को a बोल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी हमारा v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप उससे फर्क नहीं पड़ता, और टाइम टेकन t। तो हम लोग यहाँ पर उसी वैल्यू को पुट करेंगे। हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर्स पर सेकेंड, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन टाइम 20 सेकेंड। तो v माइनस यू यानी कि 30 माइनस 10 इक्वल्स 20, 20 अपॉन 20 क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, 1। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की चेंज की अगर हम बात करें तो क्या हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही चेंज करते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही चेंज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे, या फिर सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करे। सिर्फ डायरेक्शन जहां पे चेंज होती है वो बात हम आगे जाके इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम एक्सेलरेशन से चेंज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन को लेकर एक अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो हम लोग दो टर्म्स का यूज करते हैं, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब हम तब यहाँ पे यूज करने वाले हैं जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या हुई, सेम। तो बेसिकली जब हम एक्सेलरेशन को राइट की तरफ ही रख रहे हैं और हमारी वेलोसिटी राइट की तरफ है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी राइट की तरफ ऐड हो रही है, या बेसिकली अगर हम स्पीड के टर्म्स में बात करें तो हमारी स्पीड बढ़ रही है। वहीं अगर रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन क्या हो गई, इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ कि रिटार्डेशन के केस में हमारी जो स्पीड है या हमारी जो वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन की बात है तो वेलोसिटी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बेसिकली हमारा जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैसे तो रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में बात करें तो ये दोनों टर्म्स काम आ जाती हैं। अदरवाइज अगर हम लोग किसी प्लेन में मोशन की बात करें तब हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को दो अलग अलग टर्म्स नहीं बता सकते, क्योंकि उस केस में हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बात हो गई एक्सेलरेशन की। जैसे ही हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, तो हम लोग एक्सेलरेशन को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बात वही सेम हो गई कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हुआ, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन चेंज करिए, या तो मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में या फिर दोनों में। अब आता है जो है सबसे थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट। अब हमने एक और यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, तो अब हम एक्चुअली में मोशन को स्टडी करने वाले हैं और हम कुछ अपने इक्वेशंस बनाने वाले हैं। तो ये टॉपिक है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में
हमने यहाँ पर ये ग्राफ लिया है जहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, जिसमें हमारा ये लाइन है AD। तो ये जो लाइन AD है इसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफ प्लॉट किया है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, और एट टाइम इक्वल टू t हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है v, और इस बीच में हमारी वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज कर रही है जिसको हमने a माना है। तो हमें पता ही है कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें a गिवन तो नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है। तो इसी मोशन को ऑब्जर्व करते हुए हमारे कुछ यहाँ पर इक्वेशंस बनते हैं। इन इक्वेशंस के सारे डेरिवेशन नीचे दे रखे हैं, हम उस पर वन बाय वन आएंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कैसे आया? ये बहुत सिंपल चीज है। अभी हमने यहाँ से एक चीज डिराइव करी थी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा उलट पलट देंगे तो क्या होता है कि डेरिवेशन में पहला वाला जो इक्वेशन है ऐसा कुछ दिखता है। तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, हम t को LHS में ले गए तो हमारे पास क्या हुआ, a t मल्टीप्लाइड हो गया, तो a t इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हम फिर से u को उधर ले गए लेफ्ट साइड में, तो क्या बना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल डेरिवेशन, ये बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन, क्योंकि हमें पहले से ये इक्वेशन यहां से पता थी, ये वाली जो इक्वेशन है। हाँ जी, तो इस इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, और इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी भी प्लॉट कर सकते हैं। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे फिर ये जो t की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, हेंस v इक्वल टू u। ये v हमारा फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये v एट वेलोसिटी एट सम टाइम t है जो कि इस टाइम पीरियड के बीच में आता है। फिर जो हमारा अगला इक्वेशन है ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। मैं एक और चीज बताना भूल गया कि जैसे अगर हम लोग ग्राफ्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हमें उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग एज कैलकुलस से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलस आपके सिलेबस में नहीं होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो कैलकुलस से हम लोग जनरली एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ बेसिकली मीन्स कि ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में कितनी छाया पड़ रही है, तो इस छाया की जितनी एरिया है उस एरिया को हम लोग इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट की इक्वल बता सकते हैं। तो ये चीज़ जनरली 11th में आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए ये सिंपल सी हमारे पास एक डायग्राम है जिससे कि हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमने एज एन एरिया ऑफ द ग्राफ निकाला है। तो हम वापस ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये एरिया क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल का जो है OADC। तो इस जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकली इक्वल है। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल है ABD और हमारा जो रेक्टेंगल है वो है OABC। तो हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया है कि S इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, या फिर हम इसको एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OABC बोल सकते हैं। तो हमने S को उसके हिसाब से लिख दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे ऊपर वाले डायग्राम में हमारा बेस क्या है, ये है, और हाइट क्या है, ये है। हाइट की वैल्यू v माइनस यू, और जो हमारी बेस है वो क्या हो गई, t, क्योंकि ये टाइम के एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि यहाँ पर हमारे पहले इसमें क्या है, ये u हो गया ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने पहले ही बताया था कि ये t है। तो हम लोग वापस नीचे पहुंच जाए
तो हमने यहाँ पर वही लिखा है s इक्वल टू हाफ इंटू वी माइनस यू टाइम्स टी एंड टाइम्स प्लस यू टी, और विच इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि v माइनस यू इक्वल टू टी है, तो इक्वल टू ए टी है, हमने पहली इक्वेशन से ही निकाल रखा था, तो दूसरी इक्वेशन के डेरिवेशन में पहला इक्वेशन आ जाता है। तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी इंटू, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैं ये चीज़ एक बार ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, तो s इक्वल टू हाफ ए टी टाइम्स टी प्लस यू टी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, जो कि आपको दिख ही रहा है कि इसमें दो कांस्टेंट चीजें दे रखी हैं, एक है हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो तो चेंज होने से रहा, एक्सेलरेशन जिसको हमने सेम माना ही है। तो हमारा बेसिकली रिलेशन क्या आया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। यहाँ पर दो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक टाइम टी पर निकालना है इस एरिया के बीच में, तो हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बेसिकली फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जैसे अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी नीचे, लेट्स से दिस टाइम इज टी, तो ये जितना भी हमारा एरिया बन रहा है, ये एरिया हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई। यही चीज़ हमने वहाँ से निकाल ली है। लास्ट इक्वेशन हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, तो उसको, ये फिर से कुछ गड़बड़ हो गया है, आज बहुत गड़बड़ हो रहा है इसलिए संभाल लीजिए। हाँ जी, तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तो लास्ट इक्वेशन को बोलते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर s मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब स्क्वायर हो रखा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा वी स्क्वायर है, ये s के टर्म्स में हमें निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा घुमावदार है, आपके शायद अगर आपने एनसीईआरटी किया है तो अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो इसका कुछ डेरिवेशन अलग सा दे रखा है। आज आज कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसका हमने थोड़ा सा अलग तरह से डिराइव किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा घुमावदार तरीका है, लेकिन इससे भी आपका आंसर आ जाता है। तो हमने पहले लिखा है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ जी, ये हमारा पहला इक्वेशन ही है। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे खोलते हैं, ये आपको मालूम ही होगा कि जैसे कि हमने, अगर आपने कभी किया होगा आइडेंटिटी बनाई होगी जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा a हो गया u और b हो गया ए टी, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस केस में u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक दो टर्म तो दिख ही रही है कि वी स्क्वायर और यू स्क्वायर आ गए हमारे पास। अब हम 2as कैसे लाए, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि 2a को इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसको बना दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ब्रैकेट में हमने ले लिया यू टी जो कि हमने दूसरे टर्म में से निकाला, और हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर 2 की टर्म की कमी थी इसलिए हमें एक हाफ और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि हम यहाँ से a निकाल सके। तो ये a स्क्वायर टी स्क्वायर था, हमने इसमें से a निकाला तो क्या बचा अंदर, ए टी स्क्वायर और एक हाफ। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने अभी निकाला, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या बना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। तो आप चाहे तो एक बार फिर से इन डेरिवेशंस को देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इनको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाने के बाद अब हम आखिरी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, और जनरली अगर हम बात करें तो 9th क्लास में अगर आप ऐसे मोशन के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये जनरली इन पर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको फिर न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हो तो इन्हीं पर पूछते हैं, और इसमें आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी जगह पर कौन सा इक्वेशन यूज़ करना होता है। कि जैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कुछ पूछ लिया तो आपको सेकंड इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए।
और जैसे कि अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन कहीं भी यूज करना हो, ये आप सबको देखना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जहां पर और भी इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक चीज है जिसके बारे में अभी अभी तक हमने ज्यादा डिस्कस करा नहीं है, और वो है एसआई यूनिट। आपको पता ही होगी फिजिक्स में कुछ भी चीज को अगर हमें मेजर करना हो तो हमें उसके लिए यूनिट यूज करना पड़ता है। तो यूनिट तो हमने काफी बार यूज करे ही होंगे। हमने जैसे कि यूज किया है किलोमीटर पर आर यूज किया है, या फिर किलोमीटर यूज किया, आर यूज किया, या फिर मीटर पर सेकंड कभी कभी यूज किया। तो बेसिकली ये सब तो है यूनिट्स, लेकिन जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा जो हमारा मतलब हमें बनाया हुआ है, इसको एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड बना दिया। तो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मीटर। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये है दोनों एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज, बस फर्क ये है कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ टाइम ये हो गया हमारा सेकंड, जो इसकी हम लोग यूज करते ही हैं। यूनिट ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी ये हो गई मीटर्स पर सेकंड। कैसे निकला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट्स के टर्म्स में सॉल्व करें तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। सो वो हो गया मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपने कम ही सुना होगा, आप अभी से इसको सुन लीजिए। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड या फिर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। कैसे निकाला है, हमने अभी निकाला था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वहीं अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी का चेंज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, जैसे कि हमने पहले देखा ही था। तो वो हो गया हमारा मीटर्स पर सेकंड। तो हमें सेकंड दो बार आ गया है, तो हम डिनोमिनेटर में सेकंड को स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट बन गया है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो अब हम लोग जब भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन यूनिट्स का यूज करेंगे। फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा झोल है। कैसे है कि हम लोग बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। तो हमारी जो वेलोसिटी है उसमें क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही झोल हो रहा है कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है। हम मान रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो सेम है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन सेम है, बताइए। ये एरोस मैंने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये बताने के लिए कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, सही में नहीं है, लेकिन हम इसको फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर फिर डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर स्पीड है उसको हमने क्या माना, कांस्टेंट माना। स्पीड कांस्टेंट है तो हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये सब आप लोग 11th में जाके पढ़ेंगे, इसलिए अभी तक तो सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि हमारा जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग फिर एवरेज स्पीड के टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करी थी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमने एक जैसा मोशन किया है। तो अगर हम बात करें कि एक टाइम पीरियड कैपिटल टी में अगर हम लोग इस सर्कल का एक पूरा चक्कर काट लेते हैं तो इसको हम लोग एक पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। तो हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, तो इसकी तो एवरेज स्पीड क्या हो गई,
डिस्टेंस अपॉन टाइम या बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एक टाइम पीरियड में हमें ये टाइम गिवन है, हमारा इसका टाइम पीरियड। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारे लिए कैपिटल टी है, और इस टाइम पीरियड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पूरा रेवोल्यूशन इस सर्कल का कंप्लीट कर रहा है। तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितनी हो गई, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। तो वो क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन द टाइम पीरियड हमें पता है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो गई वो क्या हो गई, 2 पाई आर अपॉन टी। ये एवरेज स्पीड है, ध्यान रखिए इसके बारे में। एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें एक टाइम पीरियड के अंदर, तो टाइम पीरियड के अंदर हम लोग फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट अगर पूरा एक चक्कर काट के आ रहा है, तो एक टाइम पीरियड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां होगा, वापस यहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग अलग हुए, नहीं हुए, एक जैसे हो गए। पिछले वीडियो में हमने इसी के बारे में बात करी थी कि जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो कि वैसे ही घर था उसका, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ आई, नहीं आई। क्या है उसकी वैल्यू, 0। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, एक टाइम पीरियड के अबाउट एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन हम ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी को अलग अलग वैल्यूज से अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हम एक टाइम पीरियड लेते हैं t अपॉन 2, तो हमने इस टाइम पीरियड को आधा कर दिया, और आधे टाइम पीरियड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इस सर्कमफेरेंस का आधा। यानी कि जब ये इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, तो एट टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड अपॉन 2 हाफ द टाइम पीरियड, ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी स्पीड तो वही रही, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो क्या होगा, डायमीटर की लेंथ। तो डायमीटर की लेंथ क्या होती है, 2r। जैसे कि हमें बचपन से पता ही होता है कि डायमीटर इक्वल्स 2 टाइम्स रेडियस। तो हमारी जो वेलोसिटी क्या आई, 2r अपॉन द हाफ ऑफ टाइम पीरियड, जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r अपॉन t। तो हाफ अ रेवोल्यूशन में वेलोसिटी की वैल्यू आई 4r अपॉन t, पूरे रेवोल्यूशन में क्या आई, 0। और यहां पर एक और बात तो मैंने लिखी हुई है कि स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन। ये तो एक केस हो गया कि स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे केस हो सकते हैं जहां की अगर मान लेते हैं कि एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, लेकिन आपकी कार जो है वो उस पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मेंटेन करके चल रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली हर बार चेंज हो रही है। अच्छा, अगर मैं एक और केस मानूं कि हमारा जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, लेकिन हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये इस वाली सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है, सोचिए। आप चाहे तो वीडियो अभी पॉज भी कर सकते हैं, और एक अगर आपको सॉल्यूशन मिले तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि अगर हमने केस लिया जिसमें हमारा स्पीड जो है वो लगातार चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, तो ऐसा कोई केस आपको होता हुआ दिख रहा है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ही तो है ना। हमने अभी अभी बोला कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। हेंस अगर हमारा स्पीड ही चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, मतलब क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रही? नहीं रही। तो ये बात अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक खत्म हो जाने के बाद अब ये मोशन का आपका चैप्टर हो गया है खत्म। तो मोशन के चैप्टर के बाद हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हो गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स के 9th का दूसरा चैप्टर है। लेकिन ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं आपको कहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर एक बार लाइक करें, और कोशिश करें कि जो एनटीएससी आपके साथ लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए एक बार। तो शेयर करके भी बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए, और ये भी कोशिश करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। आप नीचे वीडियो के लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी ये फिर, ताकि आप कभी मेरे बाद के वीडियोस को मिस ना करें। इसलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।